तो स्वागत है तुम्हारा 3 डेज ऑफ हैप्पीनेस के पार्ट 2 में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब कुसुनोकी के पास सिर्फ 3 महीने की ज़िंदगी बची थी और उसकी हर मोमेंट पर नज़र रखने के लिए कंपनी ने एक ऑब्जर्वर भेज दिया था। ऑब्जर्वर उसे बताती है कि जब लोगों को पता चलता है कि उनका एंड बहुत करीब है तो अक्सर वो लोग पैनिक करने लगते हैं। कुछ लोग अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं और कुछ लोग अपनी जान लेने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए ऑब्जर्वर्स को भेजा जाता है और अगर कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए तो HQ को कॉल करके उस इंसान की लाइफ वहीं टर्मिनेट भी की जा सकती है। ये सब सुनने के बाद कुसुनोकी बस ठंडी सांस लेकर कहता है, हाँ सच में जैसे मुझे कोई फ़र्क पड़ता हो। और कुछ देर बाद वो अपने बचे हुए 3 महीनों के लिए एक लिस्ट बनाना शुरू करता है, लेकिन लिस्ट देखकर ही समझ आ जाता है कि उसकी मेंटल स्टेट कितनी बुरी है। नंबर 1 जो काम वो लिखता है, कुछ मत करो। नंबर 2 स्कूल मत जाओ। नंबर 3 हिमोनो से मिलो। जैसे ही हिमेनो का नाम लिखा जाता है ऑब्जर्वर तुरंत उसे मना कर देती है, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। कुसुनोकी हैरान होकर पूछता है, तुम हिमेनो को भी जानती हो? ऑब्जर्वर बताती है कि उसने कुसुनोकी की पूरी लाइफ समरी पढ़ी है और हिमेनो उसकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। लेकिन उसके हिसाब से हिमेनो से मिलना उसकी सबसे बड़ी गलती में से एक होगा, क्योंकि उस मुलाकात के बाद उसकी यादें और भी ज़्यादा हर्ट होगी। लेकिन कुसुनोकी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी मेमोरीज पहले से ही ख़राब है। ये सुनकर ऑब्जर्वर धीरे से कहती है, सॉरी मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती थी। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं कुसुनोकी को एहसास होने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमी पैसे की नहीं है बल्कि ह्यूमन अफेक्शन की थी। और शायद इसी वजह से एक नाम बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, वकाना। ये वही लड़की थी जिससे कुसुनोकी कॉलेज में मिला था और शायद पूरी ज़िंदगी में वही एक इंसान थी जिसने उसे सच्चा अफेक्शन दिखाया था। जब बाकी लोग उसे इग्नोर कर देते थे तब वकाना उसकी बात सुनती थी। जब कुसुनोकी खुद को वर्थलेस समझने लगता था तब भी वकाना ने उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया था। इसलिए अपनी मौत से पहले कुसुनोकी उससे एक बार मिलना चाहता था। कोशिश भी करता है उसे मैसेज करने की, लेकिन मैसेज जा ही नहीं पाता। जैसे किस्मत भी उसे पास्ट से मिलने नहीं देना चाहती थी। और उसी पल कुसुनोकी को और भी ज़्यादा कमी महसूस होने लगती है कि वो कितना अकेला है। इस अकेलेपन के बीच कुसुनोकी कहता है कि अपने आखिरी 3 महीनों में वो कुछ ज़रूर करेगा। उसके आने वाली मौत से उसे नई मोटिवेशन दे रही है। लेकिन ऑब्जर्वर सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, सब लोग शुरू में यही कहते हैं। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो कुसुनोकी को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की कीमत सिर्फ 24 मिलियन यानी क्यों थी? पर जवाब भी वही देती है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में से कभी कुछ हासिल ही नहीं किया था। ना कोई बड़ी अचीवमेंट, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर, सिर्फ एक नॉर्मल डिग्री, एक नॉर्मल जॉब और एक नॉर्मल ज़िंदगी। हाँ, राइडिंग उसकी हॉबी ज़रूर थी, लेकिन फ्यूचर में वही हॉबी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। एक दिन उसका बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसका आधा चेहरा और कई उंगलियां चली जाती है। और उस एक्सीडेंट के बाद वो कितना टूट जाता है। ये सब सुनने के बाद कुसुनोकी बस इतना कहता है, अच्छा हुआ मैंने वो 30 साल बेच दिए। अगले दिन मियागी उससे पूछती है, आज का दिन कैसे बिताना चाहोगे? लेकिन कुसुनोकी का ध्यान कहीं और ही था। सच कहूँ तो वो मियागी के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है, अगर मेरा ऑब्जर्वर कोई अगली मिडिल एज्ड आदमी होता तो शायद मैं ज़्यादा आराम से रह पाता, लेकिन ये लड़की मेरे साथ है इसलिए मैं नॉर्मल तरह से सोच भी नहीं पा रहा। और शायद पहली बार कुसुनोकी खुद को समझ ही नहीं रहा था कि वो मियागी को सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं और भी कुछ समझ रहा था। इसी बीच वो डिसाइड करता है कि वो अपने पुराने दोस्त नारुसे से मिलेगा। नारुसे उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक है, कम से कम कुसुनोकी तो ऐसा ही मानता था। दोनों एक दिन एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं और जैसे ही कुसुनोकी बैठता है वो आदत से मजबूर होकर मियागी से पूछ लेता है, तुम क्या लोगी? लेकिन तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि मियागी धीरे से याद दिलाती है, पब्लिक में मुझसे बात मत किया करो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। कुसुनोकी थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और सोच रहा था। काश नारुसे भी मियागी को देख पाता, काश वो देख पाता कि कोई हर वक्त उसके साथ रहता है। कुछ देर बाद नारुसे आ जाता है और दोनों पुरानी बातें करने लगते हैं। तभी नारुसे एक सिंपल सा सवाल पूछता है, क्या तुम अब भी ड्राइंग करते हो? ये सवाल सुनते ही कुसुनोकी का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि स्कूल के बाद उसने ड्राइंग करना छोड़ दिया था।
वो धीरे से जवाब देता है, नहीं, मैंने ड्राइंग कब की छोड़ दिया। और हैरानी की बात यह थी कि नारुसे इसी बात पर हंसने लगता है, जैसे उसके सपने छोड़ देना कोई मजाक हो। लेकिन उसी वक्त मियागी एक और सच बताती है। वो कहती है, नारुसे भी इतना कोई परफेक्ट नहीं है जितना तुम सोचते हो। कुसुनोकी हैरान हो जाता है। तब मियागी फ्यूचर के बारे में बताती है। उसके मुताबिक आज से 2 साल बाद भी नारुसे और कुसुनोकी दोस्त होंगे, बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल ऐसी ही बातें करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात पर उनकी पूरी दोस्ती ख़त्म कर देगी। एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट जो इतना बड़ा बन जाएगा कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये सुनकर कुसुनोकी अंदर से हिल जाता है, क्योंकि उसके पास वैसे ही बहुत कम लोग बचे थे और अब उसे पता चल रहा था कि उनमें से भी कोई उसके साथ नहीं रहने वाला। वो बिना कुछ कहे कॉफ़ी शॉप छोड़ देता है और वह मियागी के साथ घर लौट आता है। घर पहुंचकर कुसुनोकी थोड़ा शांत होता है, फिर मियागी से कहता है, सॉरी। शायद उसे लग रहा था कि उसने थोड़ा ओवरएक्ट कर दिया। फिर वो मियागी को एक ऑफ़र देता है, मेरे साथ ड्रिंक करोगी। मियागी कुछ सेकंड तक दूर रह के सोचती है और फिर सोचती है, तुम सच में मेरे साथ पीना चाहते हो? तब कुसुनोकी एक ऐसी बात कहता है जो उसकी पूरी मेंटल स्टेट को एक्सप्लेन कर देती है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। और शायद यही वो मोमेंट था जब ऑब्जर्वर और उस सब्जेक्ट के बीच की लाइन थोड़ी ब्लर होने लगी, क्योंकि पहली बार कुसुनोकी ने किसी के सामने अपनी असली फीलिंग्स एक्सेप्ट की थी। उस रात वो एक और बात रियलाइज़ करता है। उसे लगता है कि जैसे जैसे मौत नज़दीक आएगी, ज़िंदगी और खूबसूरत होने लगेगी, हर दिन स्पेशल लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अब भी उतना ही लॉस्ट था, उतना ही अकेला था। इसलिए वो अपनी विल लिखने बैठ जाता है और एक लेटर भी लिखता है, जिसमें वो हिमेनो के लिए लिखता है, उस लड़की के लिए जिससे वो कभी भूल नहीं पाया। लेटर में वो अपने दिल की बात लिखता है, अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। अगले दिन मियागी उससे पूछती है, तो तुम आज का दिन कैसे बिताना चाहोगे? इस बार कुसुनोकी के पास जवाब था, समय टाइम कैप्सूल रेटिंग में देना चाहता हूँ। मियागी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन कुसुनोकी बताता है कि वो अपने पुराने स्कूल जा रहा है। रास्ते में मियागी पूछती है, क्या तुम अपनी पुरानी यादों वाली जगह पर भी जाओगे? और कुसुनोकी का जवाब काफ़ी सैड था, मेरी अच्छी यादें सिर्फ हिमेनो के साथ जुड़ी हुई है। थोड़ी देर बाद कुसुनोकी मियागी से एक सवाल पूछता है, तुम्हें कोई देख नहीं सकता, फिर भी तुम अपना इतना ध्यान क्यों रखती हो? मियागी मुस्कुरा कर जवाब देती है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं चाहूँ तो लोग मुझे देख सकते हैं और ना चाहूँ तो नहीं। और यही लाइन मियागी के कैरेक्टर को और भी मिस्टीरियस बना देती है। आखिरकार दोनों स्कूल जाते हैं और फिर एक पुरानी अबैंडन बस के पास जाते हैं, एक जगह जहाँ कुसुनोकी उसे अपना हिडन हाइड आउट मानता है। वो मिट्टी खोदना शुरू करता है, कुछ मिनट तक खोदता रहता है और फिर उसे वह चीज़ मिल जाती है जिसके लिए वो आया था, उसका पुराना टाइम कैप्सूल। लेकिन उस कैप्सूल के अंदर जो था वो कुसुनोकी की ज़िंदगी को उससे भी ज़्यादा बदलने वाला था, जितना हम सोच सकते हैं। टू बी कंटिन्यूड। तो ये मांगा का चैप्टर फ़िलहाल मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने अभी तक टोटल 1 to 5 चैप्टर कवर कर दिए इस पार्ट में और पिछले वाले पार्ट में। आप जाके उसे देख सकते हो अगर वाला पार्ट नहीं देखा तो। तब तक मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सायोनारा।